आज जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि हमारे जो बिल्कुल बेसिक से सवाल आते हैं और हम लोग गलत करके चले आते हैं। समझ रहे हो, बिल्कुल आसान से सवाल हम लोगों से गलत हो जाते हैं, तो क्यों गलत होते हैं ये भी सीखते चलेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, बढ़िया सा सुंदर सा अच्छा सा सवाल है। तो देखना पहला सवाल क्या कह रहा है कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति जो बनाई गई थी, कमेटी जो बनाई गई थी, वो हमारा किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, ये जो कमेटी थी हमारी फॉर एवेल्युएशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, तो ये भैया किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो मई 2016। तो एक सवाल तो मेरा यहां से क्लियर हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी रिपोर्ट तैयार की गई या प्रस्तुत की गई नई शिक्षा नीति के विकास के लिए और उसकी जो कमेटी गठित की गई वो कब की गई, तो आप बता दोगे कि मई 2016 में। पहला सवाल तो हमारा यहां से क्लियर हो गया कि मई 2016 में हमारी क्या बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, समिति बनाई गई। ठीक है, यहां से सवाल से ही हम सीख गए कि हमारी क्या बनाई गई, कमेटी बनाई गई। अगला अगर हमने देखा तो यहां पर पूछा है कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो किसने प्रस्तुत की थी ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये हमारे स्वर्गीय हैं बेचारे TSR सुब्रमण्यम। ठीक है, दूसरे हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंजन और रीना रे हैं और संजय धोत्री हैं। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और चार में से कौन सा बेहतरीन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। तो सभी साथी बताना जरूर, भले गलत हो जाए, है ना। गलतियां यहां पर कर लो, एग्जाम में गलतियां ना हो, बस यही प्रयास करना। यहां पर गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में गलत ना हो। तो चलो देखना ध्यान से। तो जितने भी साथी हमारे अगर ए ऑप्शन पर गए हैं, है ना, ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल सही मान लें, क्योंकि उन्हीं का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन वाले क्या होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। ठीक, दूसरा सी नहीं होगा। ठीक, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था। ठीक, रीना रे का नाम नहीं आएगा, किसका आएगा, TSR सुब्रायम का आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, आ जाओ। फिर बढ़िया सा बेहतरीन सा सवाल लगा हुआ है और देखना है इसका सही जवाब क्या होगा। किस वर्ष तक, क्या पूछा है, सवाल का लेवल देखो क्या पूछा है। किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत जो बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। ये आपके NEP 2020 के अंतर्गत कहा गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत कहा गया है। और कब तक होगा ये पूछा गया है आपसे। 4 वर्षीय एकीकृत जो हमारा बीएड होगा वो हमारा कब तक के लिए होगा, तो ये आपको अनिवार्य किया गया है। और कब तक किया जाएगा, तो 2021 तक के लिए कहा गया है, या 25 तक के लिए कहा गया, या 28 के लिए, या 30 के लिए। तो कमेंट्स बॉक्स में सभी लोग छापो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापो। चलो देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं, फटाफट बताओ। तो याद रखना, ये जो हमारा 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है, ये बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है और वो भी 4 वर्षीय। तो याद रखना मेरे प्यारे साथी, ये हमारा कौन सा है, 2030 तक। कब तक कहा गया है, 2030 तक का लक्ष्य है, टारगेट है हमारा, कहां तक का है, 2030 तक का, 2030। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अगला सवाल हमारा होगा और अगला सवाल है सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 3 कह रहा है, अब देखना ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नव गठित ड्राफ्टिंग NEP 2020 के अध्यक्ष थे। अब सवाल देखो, सवाल देखो, कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने कुछ ऐसे नाम हैं जो हर बार रिपीट होते हैं और हमें लगता है कि अब इसमें ये होंगे या नहीं होंगे, है ना। वासुदा कामत की बात करें, या डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की बात करें, या KJ अल्फोस की बात करें, या रामशंकर कुरील की बात करें, तो कौन होंगे। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो भाई बताने का प्रयास करो क्या होगा। चलो फटाफट बताओ सभी लोग। ये तो गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये सवाल तो सभी का सही होना चाहिए भाई।
बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, यहां पर अगर नवगठित ड्राफ्टिंग की बात की जाए और जून 2017 की बात की जाए, तो याद रखना एनईपी 2020 के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो हमारे कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर होगा फोर्थ, और सवाल नंबर फोर्थ का है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामक अनुपात, बहुत बेहतरीन सा, जिसको हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है GER, GER शॉर्ट में दे देता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक। सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखना, ये जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों की बात करें, ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थानों की बात करें, अभी हम निम्न की भी बात करेंगे, लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहा है? उच्च शिक्षण संस्थानों की बात कर रहा है मेरे भाई। अगर उच्च शिक्षण संस्थानों की बात कर रहा है तो आपको बताना है कि जो हमारा रेशियो रखा गया है वो कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो मेरे भाई बताने का सभी लोग प्रयास करो, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलो फटाफट सभी लोग बताने का प्रयास करो और देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बहुत बढ़िया, दूसरा का आ चुका है 50%। कितने परसेंट? 50%। याद रखना, अगर उच्च शिक्षण संस्थानों की सकल नामांकन अनुपात की बात करें, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करेंगे, तो कितने परसेंट होगा? 50%। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। सवाल आपसे कर रहा है एनईपी 2020 में MHRD द्वारा डॉट डॉट स्थापना की मांग की गई, ठीक। MHRD के द्वारा आपको बताना है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, ठीक, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं FLN, ठीक है। याद रखना, FLN की बात करें तो समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है? बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन जो हमारा है वो हमारा क्या कहलाता है? FLN कहलाता है। और FLN का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो होता है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हमारा शिक्षा, उच्च शिक्षा आयोग, हायर कमीशन जो हमारा एजुकेशन है, या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या लगाओगे इसमें से? सवाल नंबर होगा फोर्थ और सवाल नंबर 5 होगा, और सवाल नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? याद रखना, यहां पर जो हमारा सवाल होगा और सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो हमारा कौन सा होगा? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये हमारा एनईपी 2020 में MHRD द्वारा इसकी क्या की गई? स्थापना की मांग की गई, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही कर लो। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल हमारा होगा 6 नंबर, एनईपी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाया जाना है? बहुत बेहतरीन सा जवाब है, और अभी इसको हम लोग पढ़ कर आए हैं। अभी देखो यही तो हम लोगों ने पढ़ा है, सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाया जाना है, ये बात तो हम लोगों की क्लियर हो गई। लेकिन ये पूछा है एनईपी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यवसायिक शिक्षा सहित, ठीक है।
व्यवसायिक शिक्षा सहित अब आपसे एक शब्द जोड़ दिया है। तो अब देखो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब सवाल का आंसर चेंज होगा तो क्या होगा ये आपको बताना है। चलो देखना, ये जो हमारा सकल नामांकन अनुपात को 50% बढ़ाया जाना है, वो हमारा कब तक का टारगेट है, 2035 तक। 2035 तक कितने परसेंट आपको ले जाना है, तो 50% ले जाना है। और 50% आपका उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात होगा। ठीक है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात होगा और वो हमारा कब होगा, 2035 तक। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। 2035 तक हमारा सकल नामांकन अनुपात जो है वो कितना होना चाहिए, 50% तक आपको बढ़ाया जाना है। नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर है एनईपी 2020 में कितने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। कितने मूलभूत जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं वो हमारे कितने किए गए हैं, 5 किए गए हैं, 11 है, 22 है या 20 है। ठीक, तो चलो फटाफट बताओ सभी लोग, क्या होगा, 22 होगा, 11 होगा, 5 होगा या 20 होगा। तो ध्यान से सभी लोग बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, तो याद रखना ये हमारे कितने हैं, 11 है। ठीक, 11 हमारे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, 11 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखो, एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है। एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार जो स्कूली शिक्षा की में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है, तो 2 से 14 वर्ष को या 3 से 18 वर्ष को या 6 से 18 वर्ष को या 6 से 14 वर्ष को। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। चलो ध्यान देना, इसका सही जवाब सभी लोग बताने का प्रयास करो। तो देखना यहां पर जो हमारा एनईपी 2020 के अनुसार चला वो हमारा 5 + 3 + 3 + 4 का रेशियो चला। क्या चला, 5 + 3 + 3 + 4 का रेशियो चला। पहले क्या था हमारा, पहले हमारा था 10 + 2 और साथ में ग्रेजुएशन, तो 10 + 2 + 3 का ये जो संरचना थी हमारी, ये हमारी कोठारी आयोग के अनुसार थी। किसके अनुसार थी, कोठारी कमीशन के अनुसार थी, कोठारी आयोग के अनुसार थी। तो कोठारी आयोग के अनुसार हमारा क्या था, 10 + 2 + 3 शिक्षा व्यवस्था थी, मतलब हाई स्कूल और इंटर, फिर हमारा क्या, ग्रेजुएशन। तो ये 10 + 2 वाली शिक्षा व्यवस्था सभी राज्यों में लागू करने की बात की गई। ये हमारा सभी राज्यों में लागू करने की बात की गई। अगर हम सभी राज्यों की बात करें तो सभी राज्यों में हमारा क्या लागू किया गया, 10 + 2 शिक्षा व्यवस्था, ये एक कंपलसरी कर दिया गया कि यहां तक बच्चों को शिक्षा देनी है। अब देखना ध्यान से, यहां पर जब से हमारा एनईपी 2020 आया तो एनईपी 2020 में रेशियो चेंज हुआ और वो हो गया 5 + 3 + 3 + 4। अगर हम 5 की बात करें तो 5 को 2 भागों में बांटा गया, एक 3 वर्षीय कार्यक्रम और एक 2 वर्षीय कार्यक्रम। ठीक है, अगर इस 3 वर्षीय कार्यक्रम की बात करें तो यहां पर जैसे आंगनवाड़ी हो गया,
ठीक है, आंगनवाड़ी हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, या बाल वाटिका हो गया, ठीक है, बाल वाटिका हो गया। ऐसी जगह पर आपको जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, 3 वर्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत कहलाएगी, 3 वर्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत। और ये जो हमारा 2 वर्षीय कार्यक्रम चलेगा, यहां पर बच्चा हमारा क्लास फर्स्ट और सेकंड में पहुंचेगा। किसमें पहुंचेगा, क्लास फर्स्ट और सेकंड में पहुंचेगा। किसमें पहुंचेगा, क्लास फर्स्ट और सेकंड में पहुंचेगा। अच्छा, पहले क्या होता था कि हमारे प्राइमरी विद्यालय में बच्चों की जो एज थी वो लगभग 5 वर्ष का जब बच्चा हो जाता था तब उसको प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने के लिए भेजा जाता था, ठीक है, या उसको प्रवेश दिलाया जाता था। तो यहां पर अब जो हमारा रेशियो चेंज किया गया वो हमारा कहा गया कि अब जो हमारा बच्चा विद्यालय जाएगा वो कितने वर्ष का बच्चा जाएगा, 3 वर्ष का बच्चा हमारा विद्यालय में प्रवेश करेगा। अच्छा, देखते हैं कैसे कहां तक पहुंचता है, ये भी आपको देखना है। तो 3 वर्ष का जब बच्चा हमारा हुआ तो 3 वर्ष का बच्चा हमारा कहां जाएगा, बाल वाटिका या आंगनवाड़ी, ठीक, और वहां पर कितने वर्ष बिताएगा, 3 वर्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। फिर वो 2 वर्ष और बिताएगा और वो कहां पर जाएगा, तो क्लास फर्स्ट और सेकंड में जाएगा, ठीक है, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में जाएगा। फिर 3 वर्ष और पढ़ेगा, तो बताओ यहां पर कौन सी क्लास में था, तो सेकंड क्लास में पहुंचा था। 3 क्लास और अगर प्राप्त कर लेगा तो कौन सी क्लास में हो जाएगा, क्लास 5 में पहुंच जाएगा। फिर अगर 3 वर्ष प्राप्त कर लेगा तो किस में पहुंच जाएगा, 8 में पहुंच जाएगा। फिर 4 वर्ष और शिक्षा प्राप्त करेगा तो कौन सी क्लास में पहुंचेगा, 12, क्लास 12 में पहुंच जाएगा। और भाई मेरे अगर क्लास 12 में पहुंच गया तो यहां पर भी तो रेशियो यही चल रहा था 10+2। लेकिन अब देखना ध्यान से, एक सवाल और हमारा बनता है कि एनईपी 2020 के तहत किसको बढ़ावा देने की बात की गई। तो देखो किसको बढ़ावा देने की बात की गई, यहां से आपने कहीं ना कहीं रेशियो को क्या किया है, बढ़ाने की बात करी है, ठीक है। 3 वर्ष से ही विद्यालय में प्रवेश करने की बात की गई है। तो आप कह सकते हो बुनियादी शिक्षा या जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा या हमारी जो एक बाल वाटिका या आंगनवाड़ी वाली शिक्षा, इसको बढ़ावा देने की बात की, ठीक है। तो ये हमारा कितने से चलेगा, 3 से 18 वर्ष। तो जितने भी साथी हमारे बी ऑप्शन पर गए थे वो होंगे क्या, बिल्कुल सही। चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखो। अगला सवाल हमारा होगा, एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार माध्यमिक चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। अगर हम बात करें एनईपी 2020 की, तो नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार, नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार माध्यमिक जो हमारा चरण है इनमें कौन सी कक्षाएं शामिल होंगी, तो कक्षा 6 से 9 शामिल होगा, या कक्षा 9 से 12 शामिल होगा, या कक्षा 6 से 8 शामिल होगा, या 11 से 12 शामिल होगा। तो बताना है आपको कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है 6 से 9, दूसरा है 9 से 12, तीसरा है 6 से 8 और चौथा ऑप्शन है 11 से 12। तो कितने साथी इसको बता सकते हैं। अगर हम नई संरचना के अनुसार की बात करेंगे, जो हमारा एनईपी 2020 हमारी नई संरचना या नया पाठ्यक्रम संरचना लेकर आया, उसके अनुसार जो हमारा माध्यमिक चरण है, ठीक है, जो हमारा माध्यमिक चरण है, अगर हम सेकेंडरी स्टेज की बात करें, जिसको हम सेकेंडरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं, अगर हम सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो भाई मेरे सेकेंडरी स्टेज हमारा कौन सा होगा, तो याद रखना 9 से 12 होगा। कौन सा होगा, 9 से 12 होगा। बी ऑप्शन का हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना सेकेंडरी स्टेज अगर आपसे पूछ ले तो हमारा क्या होगा, 9 से 12 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। एनईपी 2020 में सिफारिश की गई है कि फंड जो है हमारा वो सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करेगा। फंड का नाम क्या होगा, बेहतरीन सा सवाल है। और ये जो फंड हमारा है लड़कियों के साथ साथ जो हमारा ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए भी किया जाएगा, और समान गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, समान गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। तो इस फंड का नाम क्या होगा, आपको बता दें एनईपी 2020 से जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं आज के बाद, इस क्लास के बाद आपको परेशान नहीं होना होगा कि कौन से प्रश्न बन सकते हैं, क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है। वो चाहे हमारा हाई लेवल का पेपर हो और चाहे हमारे बेसिक लेवल के पेपर हो, ठीक है। वो चाहे हमारा टेट, सीटेट, सुपर टेट हो या एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, है ना, जितने भी एग्जाम है जहां पर एनईपी 2020 के सवाल आने की संभावना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। देखो बिल्कुल नया सवाल है। ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जो समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की राष्ट्रीय
शिक्षा का निर्माण करेगा वो फंड का नाम क्या होगा भाई मेरे? तो आपको बताओ, लिंग रोजगार कोष होगा, या लिंग समावेशी निधि होगी, या लिंग संवर्धन निधि होगी, या लिंग शिक्षा कोष होगा। कितने साथी इसको सही कर रहे हैं? कितने साथी इसको सही कर रहे हैं? तो याद रखना, जब भी कहीं पर भी ऐसे सवाल हमारे आते हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लेना, ठीक है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। अच्छा ये बताओ, अगर हम साथ साथ की बात करें तो साथ साथ में क्या होता है? हम किसी के साथ भी अगर एडजस्ट हो जाएं, या यूं कहें कि कोई भी, चाहे वो हमारा दिव्यांग बालक हो, चाहे वो हमारा दृष्टिबाधित बालक हो, चाहे वो हमारा तीव्र बच्चा हो, चाहे वो हमारा जड़ बुद्धि वाला हो, अगर सबको साथ में बैठाया जाएगा तो वो हमारी कौन सी शिक्षा होगी? तो हम यही तो कहते हैं वो हमारी कौन सी शिक्षा है? समावेशी शिक्षा है। कौन सी शिक्षा है? तो समावेशी शिक्षा है। अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें भाई मेरे, अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप देखो, यहां पर स्वरोजगार की बात होगी नहीं, संवर्धन की बात होगी नहीं, लेकिन यहां पर लिंग समावेशन निधि होगा। क्या होगा? लिंग समावेशन निधि होगा। तो जितने भी साथी हमारे इस पर गए थे वो क्या होंगे? बिल्कुल सही होगा। एक मिनट थोड़ा सा रुकना। चलो ठीक है, सभी का आ रहा था। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स भी खोल लिया है, अब दिखेगा बिल्कुल बढ़िया से। तो लिंग समावेशन होगा। क्या होगा? लिंग समावेशन। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल है। अगला सवाल आपसे कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर एनईपी 2020 को पूरे देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पूरे देश में क्या किया गया है? शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो कौन सी? अंग्रेजी और हिंदी को, या क्षेत्रीय भाषा को, या संस्कृत को, या मातृभाषा को? तो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, और देखते हैं कितने साथी इसको सही कर पाते हैं। तो बिल्कुल पता होगा, यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारा मातृभाषा। आपको फिर एक बात बता दें, अगर यहां पर आपके ऑप्शन में मातृभाषा ना होती तो याद रखना, जैसे ही मातृभाषा ना हो तो किस पर चले जाएंगे? क्षेत्रीय भाषा पर। किस पर चले जाएंगे? क्षेत्रीय भाषा पर। अगर क्षेत्रीय भाषा भी ना हो आपके ऑप्शन में तो आप चले जाओगे किसमें? स्थानीय भाषा पर। किस पर चले जाओगे? स्थानीय भाषा पर। ठीक है, अगर स्थानीय भाषा भी आपके ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो आप किस पर चले जाओगे? देसी भाषा पर। किस पर चले जाओगे? देसी भाषा पर। ऐसे शब्द कहीं पर भी आपको दिखे तो पहली प्रायोरिटी किसकी होगी? तो पहला हम किसको स्थान देंगे? मातृभाषा को, मदर टंग को देंगे। किसको देंगे? मातृभाषा, मदर टंग को देंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर होगा 12, और सवाल नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए डॉट डॉट और डॉट डॉट को शामिल करने का प्रस्ताव है। बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा सवाल है, और देखते हैं कितने साथी इसको सही कर पाते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए डॉट डॉट और डॉट डॉट को शामिल करने का प्रस्ताव है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है समूह कार्य और आत्म मूल्यांकन को, या परियोजनाएं और मानक परीक्षण को, या मानक परीक्षण और पोर्टफोलियो को, या मानक संदर्भित परीक्षण और मानदंड संदर्भित परीक्षण को। तो देखो कितना आसान सा सवाल है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो और साथी देखते हैं क्या करना है इसमें। जैसे ही हमारे सामने आया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों का जो मूल्यांकन होगा, ठीक है, बच्चों का जो मूल्यांकन होगा, तो भाई मेरे अगर हम मूल्यांकन की बात कर दें और कहीं भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख जाए, ठीक है, कहीं पर मानक शब्द आपको दिख जाए तो याद रखना वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। फिर यहां पर देखो मानक परीक्षण लिखा हुआ है, फिर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है? मानक लिखा हुआ, फिर क्या हो गया?
नेगेटिव हो गया। लेकिन एक ही ऑप्शन है जो हमारा किसकी बात करता है, ग्रुप वर्क की बात करता है, समूह कार्य की बात करता है, और किसकी बात कर रहा है, आत्म मूल्यांकन की। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, आत्म मूल्यांकन की। आकाश कुमार का भी आ रहा, बहुत अच्छे, दूसरा का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और सवाल नंबर होगा 13, और सवाल नंबर 13 एक बार रीड करो और बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। चलो फटाफट सभी लोग बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। क्या पूछा, एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए, मुख्य रूप से रटने की कौशलता का परीक्षण करना। मुख्य रूप से रटने के रोट लर्निंग की बात कर दिया है, तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। विषय वस्तु सीखने को प्रोत्साहित करना, मतलब विषय वस्तु को सीखने को प्रोत्साहित करना। ध्यान देना, अब इससे भी बेस्ट ऑप्शन क्या कोई है, सभी छात्रों के लिए सीखने और विकास को अनुकूलित करना। अब एक बात देखना, यहां पर सिर्फ किसकी बात कर रहा है, विषय वस्तु, मतलब जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी हमारा विषय है, उसको बस सीखने की बात कर रहा है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं सिंगल एंडेड हो गया। ठीक है, फिर हमारा सभी छात्रों के लिए सीखने और विकास को अनुकूलित करना, यही ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। और वर्ष के अंत में जो परीक्षा होती है उसको हम बोलते हैं समेटिव। क्या बोलते हैं, समेटिव बोलते हैं। तो वो हमारा कहीं ना कहीं उतना कारगर नहीं होता है, जिसको हम योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं वर्ष के अंत में। तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा कह रहा है 14 नंबर, एनईपी 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री जो हमारा बहुआयामी प्रगति कार्ड है में क्या प्रतिबिंब होना चाहिए। बेहतरीन सा जबरदस्त सा सवाल है, और बताने का प्रयास करो कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्या पूछा है आपसे, फिर एक बार रीड कर लो कि 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब समझते हो, यहां से चले और यहां से फिर वापस आ गए, पूरा है ना। तो 360 डिग्री में जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, किसका, रिपोर्ट कार्ड का, जो हमारा प्रोग्रेस कार्ड का आप कह सकते हो। ठीक है, प्रगति कार्ड का। तो राज्य भर के अंकों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना, जितने भी राज्य हैं उनके छात्रों के साथ क्या करना, अंक के साथ क्या कर देना, प्रदर्शन का जो भी उनका परफॉर्मेंस है उसमें क्या करना, तुलना करना। ठीक है, कि देखना है कि भाई हर राज्य में कौन कौन से बच्चे कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं और आपस में क्या करें, उसकी तुलना करें। अगला कह रहा है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनो प्रेरक क्षेत्र में शिक्षार्थियों की प्रगति। हमें यह देखना है, कॉग्निटिव देखना है, इफेक्टिव देखना है, और मनो प्रेरक जो हमारे क्षेत्र है उसमें शिक्षार्थियों की क्या प्रोग्रेस है ये देखना है। अगला कह रहा है छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार 8 बिंदु, कितने बिंदु, 8 बिंदु ग्रेड स्केल पर उनकी सही पहचान और लेबलिंग करना। ठीक है, क्या करना, लेबलिंग करना। तो भाई मेरे अब बताओ, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों की समझ में समस्या वाले क्षेत्र जिन पर माता पिता को काम करने की आवश्यकता है। 4 ऑप्शन है और 4 में से बिल्कुल सटीक जवाब कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखो 4 में से कौन सा सही होता है, तो ध्यान देना। अगर हम बात करें यहां पर तुलना शब्द आ जाए, ऐसे शब्द कहीं पर भी आ जाए और एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना, तो बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में क्या करना, तुलना करना क्या है, बिल्कुल गलत बात है। फिर कह रहा है कि छात्रों की, अच्छा ये वाला होल्ड कर लेते। अगला कह रहा है छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार 8 बिंदु। अच्छा यहां पर भी कहीं ना कहीं चीजें क्या कर दी गई हैं,
फिक्स कर दी गई। और जब 8 बिंदु की बात कर दी जाए तो भाई मेरे 8 बिंदु ये भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। छात्रों की समझ में समस्या वाले क्षेत्र जिन पर माता पिता को काम करने की आवश्यकता है। अच्छा ये बताओ, मतलब विद्यालय में बच्चा आए और विद्यालय में बच्चा आने के बाद टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या माता पिता की? मानते हैं माता पिता की होती है, लेकिन विद्यालय में अगर बच्चा हमारा आया है और हम एनईपी 2020 की बात कर रहे हैं और 360 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो वहां पर माता पिता को काम करने की आवश्यकता नहीं है। किस पर काम करने की आवश्यकता है? तो उसके संज्ञानात्मक कॉग्निटिव पर करना है, भावात्मक पर करना है, मनोप्रेरक क्षेत्र में शिक्षार्थियों की प्रगति, है ना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। इसी पर हमें, इस क्षेत्र पर हमें क्या देना है, ध्यान देना। तो जितने भी साथी हमारे बी ऑप्शन पर गए थे वही क्या होंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर होगा अगला, और सवाल नंबर अगला कह रहा है विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में एनईपी 2020 द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया गया है? किसे बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो उपयुक्त बुनियादी ढांचा को, या एक पर एक शिक्षक और ट्यूटर पर, या अनिवार्य विशेष शिक्षा पर, या उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप। क्या लगाओगे? अगर हम बात कर लें विकलांग क्षेत्रों की, देखो ये तो पहले तो एक ही शब्द गलत लिख दिया, विकलांग शब्द है ना, दृष्टि बाधित होना चाहिए, क्योंकि 2016 से विकलांग शब्द को क्या किया गया है, बंद करके दृष्टि बाधित शब्द को यूज किया गया है। तो सवाल में प्रिंटिंग भी गलत हो गई है, और प्रिंटिंग क्या आप कह सकते हो कि सवाल छपा गलत है ना। तो यहां पर विकलांग शब्द ना होकर दृष्टिबाधित शब्द होना चाहिए। तो क्षेत्र के संदर्भ में एनईपी 2020 द्वारा किसको बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो आप बताओ, अगर हम दृष्टिबाधित छात्रों की बात करें तो दृष्टिबाधित छात्रों को हम लोग साथ में बैठाने की बात करते हैं, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं। और जब समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो उपयुक्त बुनियादी ढांचा बिल्कुल सही है, देते हैं। यहां पर पूछा है नहीं, ध्यान देना, क्या पूछा है, नहीं पूछा है। तो एक पर एक शिक्षक और ट्यूटर, ये भी कहीं ना कहीं हमारा क्लियर है, ठीक है। अगला कह रहा है कि अनिवार्य विशेष शिक्षा, बस यही हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। इसकी बात नहीं की गई है और ना इसको बढ़ावा देने की बात की जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि भैया सभी को एक जैसा पाठ्यक्रम, समावेशी शिक्षा की 2 लाइनें याद रखना। 2 जो कंटेंट है वो हमारा है, एक एनसीएफ 2005 का और एक है हमारा सीआरटी का। 2 है। एनसीईआरटी कहता है कि ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई लिंग, ना कोई, मतलब किसी का भी कोई भी भेदभाव ना हो, बिना भेदभाव के जो शिक्षा प्रदान की जाए वो हमारी कैसी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा। और एनसीएफ 2005 हमारा कहता है समावेशी शिक्षा में कि समान पाठ्यक्रम, समान शिक्षक, समान जगह पर, समान रूप से, समान तरीके से, समान शिक्षण विधि से जो शिक्षा प्रदान की जाए वो हमारी क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है। तो इनको विशेष शिक्षा की बात या अनिवार्य शिक्षा या विशेष शिक्षा, ऐसी शिक्षा की बात नहीं की जाती है। किसके तहत? तो एनईपी 2020 के तहत दृष्टिबाधित छात्रों को। नेक्स्ट देखो, कह रहा नीति के अनुसार, मतलब वही नीति है ना, देखो शार्ट में कर दिया है, तो नीति का मतलब क्या हो गया, एनईपी 2020। नीति के अनुसार शिक्षा में सार्वजनिक निवेश जो होगा वर्तमान में 4.3% से बढ़ाकर कितना किया गया है। बिल्कुल लॉजिकल और बिल्कुल ऑथेंटिक जवाब होंगे इसके, ठीक है। और ऐसे सवाल आपको बिल्कुल आपके दिमाग में छपे होने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी आपका बदलाव या सोच के हम आंसर दे देंगे तो ये होने वाला नहीं है, ठीक है। ये आपको आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि क्या किया गया है ना। बिल्कुल ऐसे करंट में भी हमारे सवाल बनते हैं। तो देखना एनईपी 2020 के अनुसार जो शिक्षा में सार्वजनिक निवेश है वो वर्तमान में 4.3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, वो कितने परसेंट कर दिया गया है, 6% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 6%। तो अगर आपसे सवाल बनता है ऐसे, थोड़ा सा अगर आपसे सवाल ऐसे बनता है कि जो हमारा एनईपी 2020 या नीति के अनुसार जो हमारा
6% जो हमारा जीडीपी किया गया है, 6% जो हमारा जीडीपी किया गया है, ये हमारा पहले कितना था? तो ये भी आपको याद रखना है, पहले कितना था? 4.3% था। कितना था? 4.3% था। अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 6% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 6%। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगला सवाल होगा सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एनईपी 2020, कौन सी विशेषता एनईपी 2020 में निर्धारित नहीं है? याद रखना, क्या पूछा है? निर्धारित नहीं है। कौन सा निर्धारित नहीं है? तो नहीं ऑप्शन जब भी आ जाया करे तो समझ जाया करो एक ऑप्शन क्या होगा आपका? गलत होगा, और बाकी ऑप्शन आपके क्या होंगे? बिल्कुल राइट होंगे। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है एनईपी 2020 के अनुसार जो निर्धारित नहीं है, कौन सी विशेषता है? तो प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमता को पहचानना और उन्हें बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला कह रहा है कि रटने और परीक्षा के लिए सीखने के बजाय वैचारिक समझ पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है शिक्षकों को बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और दंड के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत आसान सा सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था, और हमारे कुछ साथी बता भी रहे हैं। तो आपको पता होगा कि यहां पर क्या पूछा है? नहीं, और नहीं का मतलब होता है निगेटिव। नहीं का मतलब क्या होता है? निगेटिव। अब इसमें 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन निगेटिव ढूंढना है ना? और जब निगेटिव ढूंढना है तो आओ देखो, प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को पहचानना और उन्हें बढ़ावा देने महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है। रटने और परीक्षा के लिए सीखने के बजाय वैचारिक समझ पर जोर देना चाहिए, ये भी बात सही है। भाई ये तो कह रहा है ना कि रटने पर जोर ना दो, है ना? आप किस पर दो? वैचारिक समझ पर जोर दो। ठीक है, तार्किक निर्णय लेने के लिए और नवाचार, नवाचार मतलब नए नई चीजों को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मकता और क्या? आलोचनात्मक, है ना? क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना, ये भी बात क्या है? सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि डी में क्या है? शिक्षकों को बच्चों में अनुपालन, है ना, तो बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं? वो पुरस्कार का प्रयोग कर रहे हैं। चलो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ किसका? दंड का भी प्रयोग कर रहे हैं, और उस पर क्या कर रहे हैं? केंद्रित होना चाहिए। भैया इतनी गलत बातें काहे लिख रहे हो? और जब गलत बातें लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत। तो इसलिए इस ऑप्शन का, इस सवाल का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो सवाल नंबर होगा 18, और सवाल नंबर 18 आपसे कह रहा है एनईपी 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश करता है। क्या बात है, बेहतरीन सा सवाल है, बढ़िया सा सवाल है। एनईपी 2020 जो रिकमेंड करता है वो हमारा क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी होगी, इस पर रिकमेंड करता है, ये आपको बताना है। जो हमारा शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए सिफारिश करता है। तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक भाषा होती है, उसको हम शास्त्रीय भाषा के नाम से जानते हैं, या एक अनिवार्य भाषा के रूप में होनी चाहिए, या एक अतिरिक्त भाषा के रूप में होनी चाहिए, या द्वितीयक भाषा के रूप में। तो याद रखना, अगर हम त्रिभाषा, थ्री लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहां पर हमारी शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश नहीं करता है, तो त्रिभाषा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। त्रिभाषा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिभाषा के अंतर्गत हमारा शास्त्रीय भाषाओं का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है। थ्री लैंग्वेज आप जानते हो, सबसे पहले हमारी कौन सी होती है? मदर होती है, फिर हमारा क्या होता है? हिंदी होता है, फिर अंग्रेजी होती है। ठीक, अगर यहां के भी आप पर देखेंगे तो फिर एक अनिवार्य भाषा के रूप में एक अनिवार्य भाषा के रूप में अगर कर दोगे तो अनिवार्य तो हमारी थ्री लैंग्वेज है। कौन सी है? त्रिभाषा है। ठीक, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन एक ये अतिरिक्त भाषा के रूप में देखी जानी चाहिए। कैसी देखी जानी है? एक अतिरिक्त भाषा के रूप में देखी जानी चाहिए। अनिवार्य शब्द का मतलब हो गया कि सभी के लिए हो गया, अनिवार्य का मतलब हो गया सभी के लिए हो गया। ठीक, और जैसे अनिवार्य शब्द आया तो हमारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो
कह रहा है एनईपी 2020 निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक रणनीति प्रस्तावित करती है? कौन सी शैक्षणिक रणनीति प्रस्तावित करती है? चलो फटाफट बताओ। सभी लोग आंसर दो भाई, आंसर सभी लोग दिया करो। देखो एनईपी 2020 निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक रणनीति प्रस्तावित करती है? तो प्रयोग और अभ्यास पर, या पूछताछ आधारित और पुनरावृत्ति आधारित शिक्षण पर, या व्याख्यान आधारित और अभ्यास आधारित शिक्षण पर, या कहानी सुनना और चर्चा आधारित शिक्षा। तो याद रखना यहां पर अगर हम देखें तो प्रयोग तो ठीक था, लेकिन थोड़ा सा ड्रिल जो अभ्यास हमारा होता है वो प्रैक्टिस हमारा नेगेटिव हो जाता है। पूछताछ आधारित, लेकिन यहां पर क्या पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब कि थोड़ा सा नेगेटिव। लेकिन शैक्षणिक रणनीति का जो व्याख्यान भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन कहानी सुनना और चर्चा आधारित शिक्षा ये क्या होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। इन चार में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट देखो 19 के बाद होगा 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता निर्माण करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में किसे बनाया जाएगा? राष्ट्रीय आयोग फाउंडेशन को, या उच्च आयोग शिक्षा को, या राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को, या इनमें से कोई? तो याद रखना अगर हम बात करें उच्च शिक्षा में एक मजबूत जो अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करता है तो हमारा किसके अंतर्गत करता है, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय अनुसंधान कौन सा होगा? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। जो हमारे वन लाइनर हैं जिनमें बहुत ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना है उनको ऐसे समझते चलो। फिर आ चुका है नई शिक्षा नीति का जो हमारा लक्ष्य है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 मतलब 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है। देखो अभी आपको हमने बताया था कि कितने परसेंट करना है, 50% है ना। अब आपको क्लियर हो गया कि जो अब करंट में था एनईपी 2020 जब हमारा बना तो करंट में जो हमारा सकल नामांकन अनुपात था उसका रेशियो कितना था? 26.3 था। कितना था? 26.3 था। और 26.3 से बढ़ाकर कितना करना है? तो 50 करना है। कितना करना है? 50% करना है। कितना करना है? 50% करना है। तो एक बात और याद रखना, अगर पूछ ले कि कितने परसेंट बढ़ाने की बात की गई है, अभी एक सवाल और बन सकता है कि कितने परसेंट बढ़ाने की बात की गई है, तो भैया इसमें देखोगे 26 4 30 होता है ना। तो 7 पॉइंट तो यहां पर निकल कर आ गया, ठीक, 27 हो गया। और 27 3 30 और कितना ले जाना है? 50% ले जाना। 25 का है लिखे हुए 50%। कितने परसेंट ले जाना है? 50%। ठीक, 23%, 23.7%। कितना हो जाएगा? 23.7% बढ़ाने की बात की गई। तो 3 सवाल यहां से बनेंगे। आपसे पूछा जाए एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा का जो हमारा सकल नामांकन अनुपात है, ठीक है, वो कितने परसेंट तक ले जाने की बात की गई है? तो 50% ले जाने की बात की गई।
फिर पूछा जाए जो हमारा उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात है कितने परसेंट से कितने परसेंट ले जाया गया, तो बता देना 26.3 से 50% ले जाने की बात की गई। अगर पूछा जाए कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात कितने प्रतिशत बढ़ाने की बात की गई, भैया 26.3 पहले था, कहां तक ले जाना है, 50 तक ले जाना। उन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है, तो 23.7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 23.7। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो। तो अच्छा ये सवाल तो पढ़ लो, अब इसका आंसर क्या होगा, कहां तक है, तो याद रखना अभी शायद हम लोगों ने चर्चा भी करी 2035 तक। कहां तक है, 2035 तक, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अगला सवाल है एनईपी 2020 का विजन जो है वो कौन सा नहीं है ना। कौन सा विजन है जो नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एनईपी 2020 का विजन नहीं है, तो ये बताओ कौन सा विजन नहीं है। पहला है भारत को वैश्विक ज्ञान और महाशक्ति बनाकर एक समानतापूर्ण और जीवंत ज्ञान समाज में स्थायी रूप से शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई, या नीति में यह परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति से अभिभावकों में मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना विकसित करनी होगी। ठीक है, अगला कह रहा है नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय होने का गहरा गौरव पैदा करना है, या इस नीति में भारतीय लोकाचार की परिकल्पना की गई है जो सभी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को बदलने में सीधे योगदान देता है। तो याद रखना एनईपी 2020 के अनुसार जो हमारा विजन नहीं है वो विजन कौन सा है, बी ऑप्शन। नीति में परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति में अध्यापकों की मौलिक कर्तव्य, है ना, पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति में अध्यापकों के मौलिक कर्तव्य की बात नहीं की गई है। यही ऑप्शन क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव ही आपसे पूछा गया था। तो 22 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बहुत अच्छे, ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगला सवाल है और सवाल नंबर है 23। सवाल नंबर है 23, कह रहा है कि 28 वर्ष के बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा है डॉट द्वारा विकसित किया जाएगा। एनसीईआरटी 6 वर्ष और एनसीईआरटी, या 8 वर्ष और एनसीटी, या 6 वर्ष एनसीटी, या 8 वर्ष एनसीईआरटी, किससे होगा ये आपको बताना। 28 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा जो एनसीपीएफ ईसीसीई के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा जो होगा वो डॉट के द्वारा विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा विकसित किया जाएगा ये आपको बताना है। तो याद रखना 8 वर्ष एनसीईआरटी कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल 8 वर्ष एनसीटी नहीं, एनसीईआरटी, 8 वर्ष एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी हमारा कब आया, 1961 में आता है। और एससीईआरटी की बात करेंगे, एससीईआरटी की बात करेंगे तो एससीईआरटी स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेन जो होगा ये हमारा आया है 1981 में आया है। ठीक, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो होगा हमारा वो कब आया है, 1961 में। नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर होगा 24। सवाल नंबर 24 कह रहा आधारभूत और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें डॉट भाषा में लिखी जा सकती हैं ताकि डॉट पढ़ाया जा सके और उसका अध्ययन वास्तव में आनंददायक बनाया जा सके। वास्तव में क्या बनाया जा सके, आनंददायक बनाया जा सके। चलो बताओ। तो यहां पर अगर हम देखें तो सरल मानक संस्कृत होगा,
जिसको एस 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 बोला जाएगा। संस्कृत से संस्कृत एस टी एस, मतलब संस्कृत से संस्कृत का मतलब हो गया कि संस्कृत टू संस्कृत, या संस्कृत ट्रांसलेशन करना है संस्कृत से, या सरल मानक संस्कृत होगा उड़िया के माध्यम से संस्कृत, या सरल मानक संस्कृत, या तमिल के माध्यम से संस्कृत, या सरल मानक संस्कृत संस्कृत से हिंदी, किसमें होगा बताओ। तो याद रखना सरल मानक संस्कृत होगा, सरल संस्कृत से संस्कृत होगा, ठीक है। यही ऑप्शन सही होगा, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर है 25, और 25 आपसे कह रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्कृष्ट छात्र विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षण पेशे में प्रवेश करें, गुणवत्ता वाले डॉट डॉट एकीकृत बीएड कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए देश भर में बड़ी संख्या में योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां स्थापित की जाएंगी। 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष, कितने वर्ष किया जाएगा इनको, ये आपको बताना है। तो अभी आप पढ़कर आए हो, आपको पता है एकीकृत जो बीएड कार्यक्रम है वो कितने वर्ष का है, 4 वर्षीय है। हमको लगता है सबसे पहले ही दूसरे तीसरा सवाल था ये, ठीक है। कितने वर्ष से, 4 वर्षीय। नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर होगा 26, और सवाल नंबर 26 कह रहा प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा की जाएगी, प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा की जाएगी कि वह कम से कम डॉट डॉट घंटे तक निरंतर व्यावसायिक विकास में भाग लें। उनकी रुचि के अनुसार उनके व्यावसायिक विकास के लिए हर साल अवसर दिए जाएंगे। तो कितने घंटे भैया शामिल करना है निरंतर, तो 25 घंटे करना है, या 45 घंटे करना है, या 50 घंटे करना है, या 40 घंटे करना है। कितने घंटे भाग लेना है, तो याद रखना इनको कितने घंटे लेना है, तो 50 घंटे। कितने घंटे, 50 घंटे, 50 घंटे, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन डॉट डॉट में किया जाएगा, और उसके बाद प्रत्येक डॉट डॉट वर्ष में प्रणाली की प्रभावकारिता के कठोर अनुभवजन्य जो विश्लेषण के आधार पर किया जाएगा। तो ये 2025 से 5, या 35 से 5, या 30 से 10, या 40 से 10, एक कितने वर्ष में होगा, तो आपको पता होगा प्रत्येक 10 वर्ष में होगा, है ना। और प्रत्येक 10 वर्ष में होगा तो 30 से स्टार्ट होगा, 30 तक जाएगा, और कितने, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो ढांचा है एनसीटीएफ, एनसीएफटीई जो हमारा है ना, एनसीएफटीई जो पाठ्यक्रम ढांचा है, तो इसमें एनईपी 2020 के सिद्धांत के अनुसार के आधार पर डॉट डॉट के परामर्श से डॉट डॉट द्वारा तैयार किया जाएगा। तो एनसीटीई या एनसीईआरटी या सीबीएसई या एनसीईआरटी, एनसीटीई या सीबीएसई या एनएसी या एनसीईआरटी, चलो बताओ। तो आपको पता है एनसीटीई और एनसीईआरटी, है ना, यही हमारे क्या है, सही जवाब है। ए ऑप्शन सही कर लेंगे इसके आधार पर। तो आपको याद रखना एनईपी 2020 सिद्धांत के आधार पर एनसीटीई के परामर्श से एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा, एनसीटीई के परामर्श से एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, एनईपी 2020 के अनुसार किन क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र
SEZ जिसे बोला जाता है घोषित किया जाएगा। तो देश के वे क्षेत्र जहां शैक्षिक रूप से वंचित SEDG जो हमारी बड़ी आबादी है वहां पर, या देश भर के क्षेत्र जहां शैक्षिक दृष्टि से अधिक जनसंख्या है वहां पर, या देश के वे क्षेत्र जहां शिक्षित समूह की बड़ी आबादी है, या देश के वे क्षेत्र जहां उच्च आय वर्ग की बड़ी आबादी रहती है। तो आप देखो यहां पर देश के वे क्षेत्र जहां शैक्षिक रूप से वंचित की बड़ी आबादी है, या देश के वे क्षेत्र जहां शैक्षिक दृष्टि से अधिक जनसंख्या वाले हैं। ठीक है, तो आपको यह देखना है कि देश के वे क्षेत्र जहां शैक्षिक दृष्टि से अधिक जनसंख्या वाले लाभान्वित आप कह सकते हो। ठीक है, कौन से हो जाएंगे? लाभान्वित की बात करेंगे तो वो ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है 30 नंबर, और 30 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय 30 नंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करते समय एनसीईआरटी यह सुनिश्चित करेगा कि एनईपी 2020 में विशेषज्ञ निकायों जैसे डॉट डॉट के साथ परामर्श किया जाएगा। किसके साथ परामर्श किया जाएगा? किसके साथ परामर्श किया जाएगा? तो थोड़ा सा इसका इंग्लिश देखो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ DEPWD, या नेशनल RPWD इंस्टीट्यूट, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NEPWD, क्या होगा बताओ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ DEPWD, ठीक है, जिसको हम राष्ट्रीय दिव्यांगजन अधिकारिता संस्थान। चलो सिंगल वाले सवाल हैं, बस समझते चलो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्कूल एनईपी 2020 के अनुसार कुछ न्यूनतम पेशेवर और गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं, राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक स्वतंत्र राज्यव्यापी निकाय स्थापित करेगा जिसे कहा जाएगा राज्य स्कूल सक्षम प्राधिकरण, या राज्य विद्यालय विकास प्राधिकरण कहा जाएगा, या राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण कहा जाएगा, या राज्य स्कूल सतर्कता प्राधिकरण कहा जाएगा। तो जहां पर भी अगर बात यह हो जाए कि यह सुनिश्चित करने के लिए, है ना, जब जहां पर चीजें फिक्स्ड कर दी जाए और सुनिश्चित करने के लिए सभी विद्यालय में एनईपी 2020 के अनुसार कुछ न्यूनतम पेशेवर, है ना, और गुणवत्ता मानकों को का पालन करते हैं, गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं, जहां पर के राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो या एक स्वतंत्र या राज्यव्यापी निकाय स्थापित करेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मानक के अनुसार बनाया गया है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण कहा जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे सवाल फटाफट करते जाओ। नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर होगा 32। बच्चों में पहुंच भागीदारी सीखने के परिणाम और व्यवहार परिवर्तन में अंतर को पाटना सभी शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहेगा। एनईपी 2020 में पहचानी गई प्रमुख कमी क्या है? सामाजिक श्रेणी अंतराल है, या भावात्मक श्रेणी अंतराल है, या भौतिक श्रेणी अंतराल है, या सांस्कृतिक श्रेणी अंतराल है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर और 4 में से सही जवाब कौन सा होगा?
तो आपको पता होगा यहां पर बाकी भावात्मक, भौतिक और सांस्कृतिक, है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग हटकर जा रहे हैं। और यहां पर बच्चों में पहुंच की बात है ना, बच्चों में पहुंच की बात है या भागीदारी की बात होगी। और जब भी पहुंच या भागीदारी की बात होगी तो वहां पर किसका अंतराल है? कहीं ना कहीं सामाजिक श्रेणी अंतराल है। कैसा है? सामाजिक श्रेणी अंतराल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर होगा 33 और सवाल नंबर 33 कह रहा है एनईपी 2020 के अनुसार भारतीय ज्ञान प्रणाली की माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए ऐच्छिक विषय के रूप में उपलब्ध होगी। और दूसरा कह रहा है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली भी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध होगी। अब इसमें देखना है कि क्या दोनों सही है या केवल एक सही है या केवल दो सही है, ठीक, या दोनों गलत है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो भारतीय ज्ञान प्रणाली जो हमारी है भी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए ऐच्छिक विशेष के रूप में उपलब्ध होगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बाकी भारतीय ज्ञान प्रणाली जो हमारी है माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध होगी, ये बात क्या है? गलत है। अनिवार्य रूप से नहीं, एक ऐच्छिक विषय के रूप में उपलब्ध होगी, है ना, क्या होगी? ऐच्छिक विषय के रूप में उपलब्ध होगी, अनिवार्य नहीं होगी। इसलिए केवल एक क्या होगा? सत्य होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में एनईपी 2020 में डाट आयु वर्ग के बच्चों को 10+2 संरचना में शामिल नहीं किया गया क्योंकि कक्षा 1 की शुरुआत 6 वर्ष से होती है। तो भैया 4 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 3 से 5 वर्ष या 4 से 5 वर्ष, अभी आपको बताया है, अभी ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। कहां से होगा? तो 3 से 6 वर्ष, है ना, 3 से 6 वर्ष, 3 वर्ष का ही तो बच्चा जाता है। नेक्स्ट देखो, एनईपी 2020 के अनुसार अगर ये सवाल ना समझ में आए तो एक बार फिर से देख लो, बहुत बढ़िया सवाल है। 10+2 संरचना में शामिल नहीं किया गया क्योंकि कक्षा 1 की शुरुआत 6 से होती है। आपको पता था ना, 5 वर्ष के बाद जो हमारा प्रवेश होता है, जब बच्चा हमारा 6 वर्ष में पहुंच जाता है, उसकी एज हो जाती है, तब होता है। ठीक है, तो वहां पर आप बताओ, जब 3 से 6 वर्ष का कार्यक्रम चल रहा था, 3 वर्ष का बच्चा जाएगा तो कितने वर्ष पढ़ेगा? 6 वर्ष तक पढ़ेगा। तो हम यही तो बता रहे थे आपको, 5 + 3 + 3 + 4, और 5 को 2 भागों में बांटा गया, एक 3 वर्षीय कार्यक्रम और एक 2 वर्षीय कार्यक्रम। ठीक है, तो ये जो 3 वर्षीय कार्यक्रम है ये यहां पर है। तो ये बच्चा 3 वर्ष में प्रवेश करता है और 3 वर्ष रहेगा तो कितने का हो जाएगा? 6 वर्ष का। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मानव संसाधन विकास, या मानव संसाधन विकास एवं महिला एवं बाल विकास, या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास, या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, या जनजातीय मामले एवं मानव संसाधन विकास। चलो जल्दी से बताओ। तो याद रखना, ये हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास और जनजातीय मामले एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर होगा 37 और सवाल नंबर 37 कह रहा है एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? क्या बेहतरीन सा सवाल है, क्या बेहतरीन सा सवाल है। अच्छा देखो, 5 + 3 + 3 + 4 यही तो चल रहा है। यहां पर कौन सी क्लास में पहुंच जाएगा? तो 3 वर्षीय कार्यक्रम वो पढ़ेगा और क्लास 2 में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा? क्लास 2 में पहुंच जाएगा। ठीक है, किसमें पहुंच जाएगा? क्लास 2 में पहुंच जाएगा। क्लियर है? और जब क्लास 2 में पहुंच जाएगा तो यहां पर किसमें पहुंचेगा? क्लास 5 में पहुंचेगा। ठीक, और यहां पर किसमें पहुंचेगा? तो क्लास 8 में पहुंचेगा। किसमें पहुंचेगा? क्लास 8 में पहुंचेगा। तो आपको बताना है कि 5 के बाद कौन सा आता है? 6, 7, 8।
और 6 7 8 ही तो मध्य आएगा। 6 7 8 8 क्या होगा? मध्य होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है, तो कहीं है 6 से 9 नहीं, 6 से 8। ठीक, नेक्स्ट देखो, समायोजन के प्रमुख कारण है स्व समायोजन या सामाजिक समायोजन या विकल्प ए और दोनों या इनमें से कोई। तो बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, तो समायोजन के प्रमुख कारण है स्व समायोजन या सामाजिक समायोजन या विकल्प ए और दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समायोजन का कारण जो है वह स्व समायोजन या सामाजिक समायोजन नहीं होता है। ये भी क्या है? दोनों गलत है, तो डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो कुसमायोजन के कारण है, कुसमायोजन के कारण है प्राकृतिक कारण या भौतिक कारण या सामाजिक कारण या ये सभी। ठीक है, कुसमायोजन क्या होगा? तो कुसमायोजन में आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी, सभी हो जाएंगे, है ना। कुसमायोजन में हमारा केसेस जो हमारा होगा वो हमारा प्राकृतिक कारण भी होगा, भौतिक कारण भी होगा, नेचुरल, फिजिकल और सोशल, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, इदम अहम और परम के बीच सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्व होता है, कथन दिया है किसने? बहुत आसान सा है, ये कथन किसने दिया है पता होगा। ये थ्योरी ही हमारे किसकी है? सिगमंड फ्राइड की है। ठीक है, इदम अहम परा अहम, है ना, जिसको हम जानते हैं। ठीक है, ईगो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण हैं, मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण हैं भौतिक व जैविक कारण है, या संवेगात्मक तथा सामाजिक कारण है, या आर्थिक कारण है, या ये सभी। ठीक है, मानसिक द्वंद्व जब हमारा होता है, अगर हम मानसिक द्वंद्व की बात करें जिसको हम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, तो ये हमारा कब होता है? ठीक है, मानसिक द्वंद्व की बात करें तो हमारे सामने अगर भौतिक और जैविक कारण होगा तब भी होगा, अगर हमारे सामने संवेगात्मक तथा सामाजिक कारण होगा तब भी होगा, और आर्थिक कारण होगा तब भी होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। सिर्फ याद रखना, आपको डेटा प्रोवाइड कराना मेरा काम है। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप करते जाओ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा कलेक्ट कराना है। अब आपके सामने मानसिक द्वंद्व से संबंधित कोई सवाल आएगा तो आपको पता है कि तीनों चीज शामिल होती है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो जैविक हो, चाहे संवेगात्मक हो या सामाजिक हो या आर्थिक हो, सभी कारण हमारे होते हैं मानसिक द्वंद्व में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शिक्षक की भूमिका होती है दार्शनिक, मित्र या निर्देश या सभी। तो ये भी आपको पता हो जाएगा, है ना, पता होगा, सभी को पता होगा। शिक्षक की जो भूमिका होती है वो एक फिलोसफर के रूप में भी होती है, एक फ्रेंड के रूप में भी होती है, एक डायरेक्टर के रूप में भी होती है, तो भैया सब के लिए होती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर है 43 और सवाल नंबर 43 कह रहा है, शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए छात्र की पाठ्यवस्तु की या शिक्षण प्रक्रिया की या इन सभी की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर शिक्षक को जानकारी है तो शिक्षक किसकी? छात्रों की भी होनी चाहिए, पाठ्यवस्तु की भी होनी चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया की भी होनी चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर है 44 और सवाल नंबर 44 क्या कह रहा है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सह संबंध की आवश्यकता होती है, बोधगम्यता होती है, या व्यवहारिकता होती है, या व्यापकता होती है, या सभी होती है।
चलो देखो ध्यान से, अगर सामाजिक अध्ययन शिक्षक की योग्यता की बात करेंगे तो शिक्षण में सहसंबंध की आवश्यकता की बात करेंगे तो सहसंबंध आवश्यकता होती है, सभी की होगी, है ना। नेक्स्ट देखो, सामाजिक अध्ययन शिक्षक की योग्यता होनी चाहिए भाषा शिक्षण, साहित्य शिक्षण, रचना शिक्षण या ये सभी। चलो ऐसे सवाल फटाफट करते जाओ। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना। सामाजिक अध्ययन में शिक्षण का विशेष सा संबंध होता है विज्ञान विषयों से या हिंदी शिक्षण विषयों से या गणित विषयों से या कृषि विषयों से। तो सामाजिक अध्ययन में शिक्षण का विशेष संबंध सा संबंध किससे होगा? तो विज्ञान से तो होगा नहीं, है ना, गणित से होगा नहीं, कृषि से होगा नहीं, तो बचा कौन सा? बी ऑप्शन, हिंदी शिक्षण विषयों से। हिंदी शिक्षण विषयों से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर है 47 और सवाल नंबर 47 कह रहा है सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में नागरिक शास्त्र शिक्षक, भूगोल शिक्षक या इतिहास शिक्षक या ये सभी। सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में कौन सा होगा? तो सिविक्स टीचर भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, बिल्कुल सही बात है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सामाजिक अध्ययन शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है? मूल्यों का विकास करना या चरित्र का विकास करना या सामाजिक विषय का या ये सभी। ठीक है, तो सभी का होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सामाजिक अध्ययन शिक्षक का लक्ष्य क्या होता है? मानवता का विकास करे या राष्ट्रीय एकता का विकास करे या अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास करे। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान से सवाल है आगे। नेक्स्ट देखो, क्रियात्मक अनुसंधान से तात्पर्य है क्रियात्मक, जिसको हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन रिसर्च बोलते हैं। और अगर एक्शन रिसर्च की बात करें तो आपको पता होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी एक आता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी आता है, जिसको क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी बोलते हैं। ठीक, तो ये बताओ वैज्ञानिक प्रविधि है या सहायक प्रविधि है या समस्या समाधान की प्रविधि है या ये सभी होगा। तो ये क्या होगा? सभी होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, 51 नंबर कह रहा अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता क्या होती है? ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन की बात करें तो पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत करना। ये जो पाठ्यवस्तु है इसको छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत करना, या सही अनुक्रियाओं को पुनर्बलन देना, या छात्रों को अपनी गति से सीखने का अवसर देना, या उपयुक्त सभी। बहुत बेहतरीन सा सवाल है और हमें लगता है कि ये गलत तो होगा ही होगा। देखना, अब अगर हम बात करें अभिक्रमिक अनुदेशन की बात करें तो पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत करना, ये क्या है? गलत है। सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना, मतलब सही अगर अनुक्रिया करे तब तो आप उसको प्रोत्साहित करो, और अगर वो गलत कर दे तो उसको दंडित कर दोगे। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यही एक ऑप्शन बचा है, छात्रों को अपनी गति से सीखने का अवसर देना। अपनी गति से सीखने का अवसर दोगे तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। अभिक्रमिक अनुदेशन का विकास क्या है? तो नॉर्मन ने काउंटर ने दिया या बीएफ स्किनर ने दिया या दोनों ने दिया या इनमें से कोई नहीं। तो अभिक्रमिक अनुदेशन का जो विकास किया है वो विकास किया है दोनों ने, चाहे वो क्राउडर की बात करें और चाहे स्किनर की बात करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर होगा 53। अभिक्रमिक अनुदेशन का उपयोग किया जाता है व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु, सुधारात्मक शिक्षण के लिए, या शिक्षण की सहायक प्रविधि के लिए, या ये सभी। ठीक है,
तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखना बहुत सवाल बनते हैं यहां से। अब एक क्रमिक अनुदेशन की बात करें ना, प्रोग्राम्ड जो इंस्ट्रक्शन हमारा होता है उस पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे सवाल बनते हैं। नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर 54 है, निर्देशन और परामर्श का उपयोग किया जाता है। निर्देशन क्या होता है, जो गाइडेंस है, और काउंसलिंग है ना। एक काउंसलिंग होती है और एक गाइडेंस होता है। तो निर्देशन और परामर्श का उपयोग किया जाता है व्यक्तिगत समस्या समाधान हेतु, या बालक की समस्याओं तथा कारकों की जानकारी हेतु, या शैक्षिक तथा व्यवसायिक शिक्षा परामर्श देना। क्या लगाओगे? तो अगर देखा जाए यहां पर तो निर्देशन व्यक्तिगत समस्या समाधान के लिए भी होता है, बिल्कुल सही बात है। परामर्श आप जब डॉक्टर के पास जाते हो काउंसलिंग के लिए तो वहां पर भी व्यक्तिगत आपको पूछता है कि भैया कब से बुखार आ रहा है, कब से खांसी आ रही है, गला कब से कट रहा है ना, तो वो व्यक्तिगत हो गया। बालक की समस्याओं तथा कारणों की जानकारी है, तो बिल्कुल सही बात है। शैक्षिक तथा व्यवसायिक परामर्श, बिल्कुल, तो चारों ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, या बाधित और असमर्थ बालकों की शिक्षण हेतु, या अधिगम असमर्थियों की सुविधा हेतु। तो सही है, चारों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है शारीरिक बाधिताओं के लिए, या श्रवण बाधितों के लिए, या गंभीर दृष्टि बाधितों के लिए, इनमें से कोई नहीं, किसी में नहीं। क्या लगाओगे? अब देखना, ये जो शिक्षा में सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है तो शारीरिक बाधिता के लिए नहीं है ना, श्रवण बाधितों के लिए नहीं, गंभीर दृष्टि बाधित अगर है तब कुछ ना कुछ हमें क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा, बाकी के लिए नहीं। नेक्स्ट कह रहा है, शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है अनुदेशन में, या शिक्षण विधियों में, या शिक्षण प्रविधियों में, या इनमें से सभी। तो बिल्कुल क्लियर होगा कि शिक्षण अनुदेशन में भी होगा, शिक्षण विधियों में भी होगा, और शिक्षण प्रविधियों में भी होगा। तो इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखो यहां पर जो हमारे सवाल हैं, ठीक है, इन सवालों में कहीं ना कहीं अब हमें यह पता चल रहा है कि देखो अनुदेशन शब्द है ना, अभिक्रमित शब्द, ऐसे शब्दों से कितने सारे सवाल हमारे बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। कब नहीं होती? श्रवण बाधितों के लिए, या आयस्क बाधितों के लिए, या प्रतिभाशाली बालकों के लिए, या दृष्टि बाधितों के लिए, दृश्य बाधित के लिए। तो आपको पता है श्रवण बाधित के लिए भी होगा, प्रतिभाशाली के लिए भी होगा, दृष्टि के लिए भी होगा। बस यही हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो 59 नंबर है, और 59 नंबर क्या कह रहा है, सुधारात्मक शिक्षण प्रविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है शारीरिक बाधितों के लिए, या मंद अधिगामी बालकों के लिए, या श्रवण बाधित बालकों के लिए, या संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों के लिए। चलो चार ऑप्शन आपके पास लगा है, और आपसे पूछा है सुधारात्मक शिक्षण प्रविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है शारीरिक बाधितों के लिए होगी, या मंद अधिगामी बालकों के लिए होगी। तो आपको पता है किसके लिए होगी, मंद। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुबाधित बालकों का अर्थ होता है श्रवण तथा वाणी बाधित, या मानसिक मंदता तथा अधिगम असमर्थता, या दृष्टि एवं अस्थिबाधिता, या उपरोक्त सभी। हमारे थोड़ा सा केवीएस वगैरह के जब आप सवाल देखोगे, प्रीवियस से उठा के देखोगे, तो वहां पर ऐसे सवाल हमारे बहुत सारे बनते हैं। ठीक, कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं, वहां पर ऐसे सवाल हमारे बहुत बनते हैं, लेकिन आप ऐसे सवालों से आप डेटा कलेक्ट करते जा रहे हो। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, बहुबाधित का कारण होता है अनुवांशिक क्रम होता है, वातावरण होता है, दोनों ही, या उपरोक्त कोई नहीं। अच्छा, बहुबाधित का कारण जो हमारा होगा
मल्टीपल जो हमारे होंगे तो वो कौन से होंगे? तो हो सकता है हेरिडिटी भी हो जाए, हेरिडिटी भी हो जाए और एनवायरमेंट भी हो जाए, ठीक, दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बहुबाधित का मुख्य रूप से होता है अस्थायी बाधित, आंशिक या स्थायी या उपरोक्त सभी। चलो देखना ध्यान से। बहुबाधित का मुख्य रूप से होता है तो अस्थायी बाधिता या आंशिक बाधिता या स्थायी बाधिता तीनों होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जो हमारे चकिता का वर्गीकरण किया जाता है तो शारीरिक बाधिता में या मानसिक मंदता में या अधिगम असमर्थि में या उपरोक्त सभी, किसमें होगा? ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखो, बहुवाचित बालकों को शिक्षा दी जाती है मुख्य धारा से या समन्वित शिक्षा से या विशिष्ट शिक्षा से या उपरोक्त सभी से। तो बहुवाचित जो हमारे छात्र होते हैं, ठीक है, उनको समन्वित शिक्षा दी जाएगी। कैसी शिक्षा दी जाएगी? इंटीग्रेटेड एजुकेटेड, है ना। नेक्स्ट देखो, स्वास्थ्य वाचित बालकों का अर्थ होता है शारीरिक रूप से बाधित या अपंग बालक या दृष्टि बाधित या अजीर्ण रोग से ग्रस्त। ठीक, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अजीर्ण रोग से ग्रस्त। स्वास्थ्य बाधित बालकों का बुद्धि स्तर होता है सामान्य से कम, सामान्य से अधिक, मानसिक मंदता या उपरोक्त सभी। चलो, सामान्य बालक कैसे होंगे? सामान्य और अधिक, है ना। सामान्य और अधिक जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे? स्वस्थ बालक जो हमारे होते हैं, बाधिता वाले जो बालक होते हैं, स्वस्थ बाधिता वाले, वो हमारे किस में आते हैं? तो सामान्य और उससे अधिक जो आईक्यू लेवल रखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य बाधिता बालकों की स्वास्थ्य व्यवस्था की जाती है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा की जाती है बताओ? तो राष्ट्रीय स्तर पर जो किया जाता है वो हमारा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार स्वयं सेवी संस्थाओं को योगदान देती है। भारत सरकार स्वयं सेवी संस्थाओं को योगदान देती है 50%, 90%, 100% या उपयुक्त सभी। चलो, कितने प्रतिशत देती है? तो आपको याद रखना है 90% हमारा योगदान होता है भारत सरकार का। भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार,
कौन सी सरकार हमारी? केंद्र सरकार। यहीं पर एक पॉइंट सीख लेना, यहीं पर एक पॉइंट सीख लेना। जैसे आपसे एक शब्द आता है समुचित सरकार, ठीक है, एक शब्द आता है समुचित सरकार, एक शब्द आता है समुचित सरकार। और अगर समुचित सरकार की बात करेंगे तो यहां पर केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और कौन सी? राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में है तो हमारी क्या कहलाएगी? समुचित सरकार कहलाएगी। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार है ना, दोनों हमारी साथ में शामिल है तो हमारी क्या कहलाती है? समुचित सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर दोनों है तो हमारा क्या कहलाता है? समुचित सरकार कहलाता है। अच्छा, यहां पर देखना, ये जो समुचित सरकार है तो ये आरटीई 2009, याद रखना, आरटीई 2009, आरटीई 2009 की धारा नंबर 2, आरटीई 2009 की धारा नंबर 2 में महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या है, में महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या है। और महत्वपूर्ण शब्दों की जो व्याख्या है वो हमारा इसमें है, तो धारा नंबर 2 में, ठीक। आरटी 2009 और आरटी 2009 की थोड़ी सी चर्चा कर लें तो ये पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है, किसको छोड़कर? तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को क्या हो जाता है? लागू हो जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और पूरे भारत में लागू हुआ, लेकिन किसको छोड़कर? तो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो धारा नंबर 2 में महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या की गई है। और यहां पर जैसे अगर हम समुचित सरकार की बात करें और विद्यालय में खर्च की बात करें तो केंद्र सरकार जो है, जो हमारे सामान्य राज्य हैं, हमारे कैसे राज्य हैं? सामान्य राज्य हैं। सामान्य राज्यों की बात करें तो सामान्य राज्य में जो केंद्र सरकार खर्च देगी वो कितना देगी? 65% खर्च देगी। कितना देगी? 65% खर्च देगी। और जो राज्य सरकार देगी सामान्य राज्यों में वो देगी 35%। कितना देगी? 35% खर्च देगी। अगर हम बात करें जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, कैसे राज्य हैं? पूर्वोत्तर राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय, ये सब हमारे राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य में जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है, वो हमारी 90% खर्च देती है शिक्षा पर। और जो हमारी राज्य सरकार है वो कितना देती है? 10% खर्च देती है, ठीक है। 10% हमारा कौन देता है? तो राज्य देता है। और कहां पर? जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है। और 90% हमारा कौन देता है? तो केंद्र सरकार देता है। किसमें? पूर्वोत्तर राज्य में। अच्छा, 65% की बात करेंगे तो 65% हमारा सामान्य राज्यों के लिए है। किसके लिए है? जो हमारे एक सामान्य जनरल से हमारे राज्य हैं, स्टेट हैं, उनके लिए कितना परसेंट देना है? तो 65% देगा कौन? केंद्र सरकार। और 35% खर्च करेगा स्वयं कौन? उस स्टेट गवर्नमेंट, है ना, उस जहां पर खर्च हो रहा है शिक्षा में वहां की राज्य सरकार खर्च करेगी, ठीक है। थोड़ा सा एक शब्द और यही आरटी 2009 में सीखना, जैसे जो हमारे शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है ना, शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है, शिक्षक और छात्र का अनुपात, रेशियो जो होता है वो कैसे होता है ये देखें। शिक्षक और छात्र का अनुपात जो होगा वो कैसे होगा, ध्यान देना। शिक्षक छात्र का अनुपात मेनली जो हम लोग, अगर हम प्राथमिक की बात करें, इसकी बात करें, प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक छात्र का अनुपात है, एक शिक्षक पर कितने? 30 स्टूडेंट होते हैं। कितने होते हैं? 30।
अगर हम बात करें उच्च प्राथमिक की, इसकी बात करें, उच्च प्राथमिक की बात करें, और उच्च प्राथमिक की बात करें तो उच्च प्राथमिक में जो शिक्षक छात्र का अनुपात होगा वो 1:35 होगा। कितना होगा? 1:35 होगा। याद रखना कितना होगा? 1:35 होगा। अगर हम प्राथमिक की बात करेंगे तो प्राथमिक में कितना होगा? 1:30 होगा। और अगर हम उच्च प्राथमिक की बात करेंगे तो उच्च प्राथमिक में कितना होगा? 1:35 होगा। अगर हम प्राथमिक की बात करें तो 1/30, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में कहा गया कि कम से कम, कम से कम, कम से कम एक विद्यालय में, एक विद्यालय में, एक विद्यालय में, एक विद्यालय में 2 शिक्षक होना अनिवार्य है। 2 शिक्षक का होना अनिवार्य है। 2 शिक्षक का होना क्या है? अनिवार्य है। अब कहा गया कि भैया कम से कम एक विद्यालय में 2 शिक्षक का होना क्या है? अनिवार्य है। अगर एक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होंगे तो आप बताओ 2 शिक्षक पर जो हमारे छात्र होंगे उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। अब देखना थोड़ा सा यहीं पर एक हम फिगर ड्रा कर रहे हैं प्राथमिक के लिए, ध्यान देना। प्राथमिक के लिए एक हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं, ध्यान देना। अगर हम प्राथमिक की बात करें तो एक पर कितना 30 स्टूडेंट है मान लो, तो कितने शिक्षक की जरूरत पड़ती है? तो एक की। अगर 30 के बाद 60 हो जाते हैं तो कितने की? 2 की। और ये तो मैंडेटरी है कि भैया आपके विद्यालय में कितने? 2 शिक्षक होने ही होने हैं। तो कितने? 60 स्टूडेंट आपके लिए हो गए। जैसे ही 60 से 61 स्टूडेंट आपके विद्यालय में हुआ और कहां तक? 90 तक, तो आपको कितने टीचर की आवश्यकता है? तो 3 की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है? 3 की आवश्यकता है। जैसे ही 91 से 120 तक हुआ तो आपके पास कितने? 4 शिक्षक की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है? 4 शिक्षक की आवश्यकता है। फिर इसके बाद कहा गया कि जैसे ही 121 होता है और कहां तक? 150 तक, तो अब यहां पर आपके पास कितने? 5 टीचर की आवश्यकता होगी। ठीक, अच्छी बात। लेकिन जैसे ही 151 होता है और कहां तक? 200 तक, अब यहां पर 5+1 का रेशियो चलेगा। कितना चलेगा? 5+1 का रेशियो चलेगा। इसका मतलब हो गया 5 शिक्षक होंगे और एक क्या होगा? प्रधानाध्यापक होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक। लेकिन एक बात और कही गई कि अगर आपके विद्यालय में 200 या 200 से अधिक बच्चे होते हैं, 200 या 200 से प्लस बच्चे हमारे विद्यालय में होते हैं, तो अब रेशियो 1:30 का नहीं, किसका चलेगा? 1:40 का चलेगा। किसके चलेगा? 1:40 का चलेगा। किसका चलेगा? 1:40 का। अब तक बातें क्लियर हैं? बहुत अच्छे। बुशरा ने बताया 1:30 और 1:35 का। बहुत बढ़िया, हो गया ना? ठीक है। 1:30 का रेशियो कब तक रहेगा? जब तक आपके विद्यालय में 200 से कम बच्चे होंगे। जैसे ही 200 या 200 से प्लस बच्चे होते हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:40 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:40 का। क्लियर है? चलो, ये हो गया था सवाल। तो यहां पर कितना है? 90%। बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय ट्रस्ट समाज कल्याण प्रतिवर्ष व्यय करता है 0.40 करोड़ या 1.25 करोड़ या 8.50 करोड़ या 1250 करोड़ या 12 पॉइंट होगा, है ना? 12.50। चलो बताओ क्या होगा? आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय ट्रस्ट जो समाज कल्याण है वो प्रतिवर्ष हमारा कितना खर्च करता है? 1.5 करोड़। कितना खर्च करता है? 1.
करोड़। 1.25 करोड़ कौन खर्च करता है? तो राष्ट्रीय ट्रस्ट समाज कल्याण प्रतिवर्ष व्यय करता है, ठीक है, शिक्षा पर। नेक्स्ट देखो, शारीरिक रूप से बाधितों की प्रकार है, स्वास्थ्य बाधिता, अधिबाधिता या दोनों ही या उपरोक्त सभी, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। क्या लगाओगे? अधिबाधिता होगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही कर लो। चलो, स्वास्थ्य बाधिता बालक अक्सर होते हैं मानसिक मंदता वाले या संवेगात्मक विक्षिप्त वाले या बाधिता या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो, किस में होते हैं? अक्सर किस में होते हैं भाई बताओ? स्वास्थ्य बाधित बालक जो हमारे होते हैं वो अक्सर किस में होते हैं? बाधित होते हैं। कैसे होते हैं? बाधित, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ अमेरिका में या यूरोप में या भारत में या चीन में? विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ तो कहां हुआ है? आपको पता होगा भाई, सबसे विकसित देश है तो कुछ ना कुछ तो विकसित होगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर है 73। ब्रेल लिपि का विकास किया जाता है, क्रिक ने किया या लुइस ने किया या इटाई ने या बर्ट ने? ब्रेल लिपि कौन किया? जल्दी से बताओ। लुइस ब्रेल, ब्रेल लिपि, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक थे लुइस या थॉमसन या क्रिक या इटार्ड? तो विशिष्ट शिक्षा के जो हमारी स्पेशल एजुकेशन है इसके कौन है? इटार्ड है, याद रखना कौन है? इटार्ड, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है दृष्टि बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है नागपुर में, देहरादून में, कानपुर में, चंडीगढ़ में? किसमें है भाई बताओ? जो हमारे दृष्टि बाधित हैं उनका जो संस्थान है वो कहां है? तो याद रखना वो हमारा कहां है? देहरादून में। किसमें है? देहरादून, बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। जो हमारे दृष्टि बाधित हैं उनका राष्ट्रीय संस्थान जो है वो हमारा कहां है? देहरादून। चलो आज का लास्ट सवाल होगा, बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण होता है नई दिल्ली में, कानपुर में, पटना में, भोपाल में? बाधितों हेतु जो सहायक उपकरण होता है उसका जो निर्माण होता है वो हमारा कहां होता है? तो अपना प्यारा सा क्या? कानपुर।